हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो क्लास 11th का हम लोग कोशिका चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसमें से कोशिका के इंट्रोडक्शन के बारे में जाने और कोशिका दो प्रकार के होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर पाए जाने वाले सारी चीज़ों के बारे में बता दिया था हमने। और उसके बाद देखिए यूकैरियोटिक के बारे में, उसके फीचर के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या देख रहे हैं, यूकैरियोटिक के कोशिकांग के बारे में, ठीक है ना। सारा यूकैरियोटिक का जो डिटेल था वो तो ओवरव्यू बता दिए थे। आज एक एक करके बात करेंगे, जैसे कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति क्या होता है, ये पूरा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली क्या होता है, एक कोशिका होता है, उसके चारों ओर का जो आवरण होता है उसी को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन पादप कोशिका के बाहर, सबसे बाहर में क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, उसके अंदर में क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। अच्छा, ये तो यूकैरियोटिक कोशिका है। अगर प्रोकैरियोटिक भी कोशिका रहे तो उसके चारों ओर क्या रहेगा, कोशिका झिल्ली रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिका झिल्ली सभी सजीवों में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली सभी सजीवों में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो काम प्रोकैरियोटिक कोशिका में है वही काम कहाँ पर है, यूकैरियोटिक कोशिका में है। तो प्रोकैरियोटिक में हमने बहुत सारा काम बताया कोशिका झिल्ली के बारे में कि ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, कोशिका वृद्धि में मदद करता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, श्रवण में मदद करता है, श्वसन में मदद करता है, बहुत सारे इसका काम बता चुके हैं। तो कोशिका झिल्ली क्या है, यह एक जैसी संरचना होती है तथा एक जैसी कार्य करती है। इसका मतलब क्या हुआ, कोशिका झिल्ली जो है प्रोकैरियोटिक का कोशिका झिल्ली हो तथा यूकैरियोटिक का कोशिका झिल्ली हो, ये दोनों कोशिका में सेम काम करेगा, एक जैसा संरचना होगा, एक जैसा काम करेगा, ओके। यह सभी सजीवों कोशिकाओं में पाया जाता है, यह सभी सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली का विस्तृत संरचना देखते हैं अब, ठीक है ना। जब रासायनिक विश्लेषण किया गया केमिकल एनालिसिस, जब रासायनिक विश्लेषण किया गया तो कोशिका झिल्ली के बारे में डिटेल से क्या पता चला कि प्रोटीन होता है 52%, प्रोटीन कितना होता है 52%, वसा कितना होता है 40% और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है 8%। तो इस प्रकार से कोशिका झिल्ली में ये सारा चीज़ दिखा कि कोशिका झिल्ली कितना का बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन कितने चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, 3 चीज़ों से, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। उसमें से भी प्रोटीन कितना है 52%, वसा कितना है 40% और कार्बोहाइड्रेट कितना है 8%, ठीक है ना। तो ये आपको याद कर लेना है, ये तीनों आपको याद कर लेना है। फिर बताते हैं यहाँ कोशिका झिल्ली बना किसका होता है, तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये होता है एक कोशिका झिल्ली का ये एक लेयर, ठीक है ना, और ये क्या है कोशिका झिल्ली का दूसरा लेयर। तो ये प्रत्येक कोशिका झिल्ली में इस प्रकार से संरचना पाया जाता है। उसमें 2 भाग होता है, फॉस्फोलिपिड लेयर में 2 भाग होता है, एक गोल वाला ध्रुवीय भाग और एक ऐसे करके अध्रुवीय भाग। तो इसमें भी देख लीजिए, गोल वाला ध्रुवीय भाग और ये वाला अध्रुवीय भाग। तो जो भी ध्रुवीय भाग होता है ये पानी की ओर होता है और जो भी अध्रुवीय भाग है ये पानी से सुरक्षित रहता है, पानी की ओर नहीं रहता है। तो इसका मतलब ध्रुवीय को पानी से प्यार है, अध्रुवीय को पानी से नफरत है। हाइड्रोफोबिक है ये, क्योंकि पानी से इसको डर लगता है, इसीलिए तो ये अपना पैर अंदर मोड़ ले है, ठीक है ना, इस प्रकार से समझिए, ओके। अब जानते हैं कोशिका झिल्ली से प्रोटीन को अलग करने के आधार पर प्रोटीन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। अगर कोशिका झिल्ली में प्रोटीन पाया जा रहा है कितना 52%, तो कोशिका झिल्ली से हम कौन प्रोटीन को आसानी से अलग कर सकते हैं, कौन प्रोटीन को मुश्किल से अलग कर सकते हैं। अलग करने के आधार पर प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला है परिधीय प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, दूसरा है अंगभूत प्रोटीन, इसी को बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। तो आइए दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले लिखिए परिधीय प्रोटीन। तो एक पहले कोशिका झिल्ली का लेयर बना दिए। कोशिका झिल्ली में कितना लेयर होता है, 2 लेयर। देखिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बाई का मतलब 2 लेयर। तो ये अगर जो कोशिका झिल्ली है तो इसमें 2 लेयर कैसे है, एगो ये है, एगो ये है और एगो ये है, ऐसे करके 2 लेयर पूरे कोशिका झिल्ली में पाया जा रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से पूरे में पाया जा रहा है। ये मान लीजिए कोशिका झिल्ली है और हम इतनी को बनाए हैं कोशिका झिल्ली, ये वाला यहाँ पर डिटेल से बनाए
तो अभी हमने बताया कि कोशिका झिल्ली से प्रोटीन को अलग करने के आधार पर प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। तो यहाँ पे कोशिका झिल्ली बना दी है और इसके अंदर क्या दिख रहा है, ये लाल वाला रेड वाला क्या दिख रहा है, प्रोटीन दिख रहा है। ये कैसा प्रोटीन है, ये परिधीय प्रोटीन है। तो इसको परिधीय प्रोटीन क्यों कहते हैं, देख लीजिए। परिधीय प्रोटीन कहाँ पे पाया जा रहा है, कोशिका झिल्ली के आधार पर, कोशिका झिल्ली के पृष्ठ पर पाया जा रहा है, उसके सतह पर पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसे निकालना आसान होगा कि जो अंदर में पाया जा रहा है उसे निकालना आसान होगा। तो जो पृष्ठ पर पाया जाता है उसको परिधीय प्रोटीन कहते हैं। और दूसरा होता है अंगभूत प्रोटीन। ये क्या होता है, पूरे कोशिका झिल्ली में धंसा हुआ होता है। ये वैसा प्रोटीन है जो पूरे कोशिका झिल्ली में धंसा हुआ होता है। देख लीजिए, तीनों प्रोटीन जो है ये पूरे के पूरे कोशिका झिल्ली में धंसा हुआ है। लेकिन परिधीय प्रोटीन को देख लीजिए, ये थोड़ा सतह पर है। कहाँ पर है, सिर्फ सतह पर है, पृष्ठ पर है, ऊपरी सतह पर है। तो किसे निकालना आसान होगा, कौन प्रोटीन को आसानी से निकाल सकते हैं, इसको आसानी से निकाल सकते हैं या इसको आसानी से निकाल सकते हैं, सोचिए। इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो जिसे आसानी से अलग किया जा सकता, जिस प्रोटीन को आसानी से अलग किया जा सकता उसे परिधीय प्रोटीन कहते हैं। और जिस प्रोटीन को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता उसको अंगभूत प्रोटीन कहते हैं। एक और तरीके से बोल सकते हैं, वैसा प्रोटीन जो कोशिका झिल्ली के सतह पर पाया जाता है उसे परिधीय प्रोटीन कहते हैं। और वैसा प्रोटीन जो कोशिका झिल्ली के पूरे बीचों बीच में धंसा हुआ होता है उसको अंगभूत प्रोटीन कहते हैं। तो इस प्रकार से कोशिका झिल्ली के बारे में हमने ये समझा। आगे क्या देखेंगे, एक कोशिका झिल्ली पर मॉडल आया था, एक साइंटिस्ट था सिंगलर एवं निकोलसन ने। इन्होंने कोशिका झिल्ली के बारे में कुछ मॉडल दिया था। तो अब इसके मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट मारिए या उतारिए। अभी जो बोले कि कोशिका झिल्ली के मॉडल के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पे है कोशिका झिल्ली का मॉडल। कोशिका झिल्ली का मॉडल, मॉडल मतलब क्या हुआ, एक वैज्ञानिक आया, उसका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। 1972 ईस्वी में इन्होंने क्या बताया, कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में अपना कुछ मॉडल दिया। तो ये देखिए, इसकी संरचना बताने के लिए, कोशिका झिल्ली की संरचना को बताने के लिए सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल दिया, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली का मॉडल। और वो अपने मॉडल का नाम क्या रखे थे, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। वो अपने मॉडल का क्या नाम रखे थे, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसको हिंदी में बोलते हैं तरल कृमिर नमूना। तरल कृमिर नमूना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तरल कृमिर नमूना। अब जानते हैं कि इन्होंने बताया क्या, तरल कृमिर नमूना होता क्या है, इसमें इन्होंने क्या बताया, क्या जानकारी दिया। तो इन्होंने बोला कि लिपिड के अर्ध तरलीय होने के कारण, लिपिड मतलब वसा, वसा के अर्ध तरलीय होने के कारण कोशिका झिल्ली में प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। ये है कोशिका झिल्ली और इसमें 2 लेयर है और ये वसा का भी बना हुआ है। तो वसा अर्ध तरलीय है, इसीलिए कोशिका झिल्ली में प्रोटीन क्या करता है, पार्श्विक गति करता है, थोड़ा बहुत गति करता है आंशिक रूप से, ठीक है ना। और ये गति करने की क्षमता तरलता के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है, तरलता के ऊपर, मतलब फ्लूइड के ऊपर। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग किस में मतलब कि तैर सकता है या जिसे गति करता है, तो पतला पानी में गति करेगा कि मोटा पानी में, पतला पानी में ज़्यादा गति करेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि उसके तरलता के ऊपर निर्भर करता है। कोशिका झिल्ली में जो भी प्रोटीन गति करेगा वो किसके ऊपर निर्भर करता है, उसके तरलता के ऊपर। आगे देखिए क्या है, इसके काम के बारे में जानते हैं। कोशिका झिल्ली का काम क्या क्या होता है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है बता चुके हैं कि एक कोशिका विभाजित होकर 2 नए कोशिका का निर्माण करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन करते हैं। फिर कोशिका वृद्धि क्या होता है, अभी देख लीजिए, मान लीजिए कोशिका इतना गो है, फिर इसमें क्या हुआ, जीव द्रव्य बढ़ गया, सारा कुछ बढ़ गया, तो कोशिका क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका वृद्धि बोलते हैं। आगे क्या है, अंतर कोशिकीय संयोजन। ये क्या है, 2 कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। इस प्रकार से देख लीजिए, इसको बोलते हैं अंतर कोशिकीय संयोजन। ये क्या कर रहा है, 2 कोशिका को जोड़ने का काम कर रहा है। ओके, ये 2 कोशिका को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अंतर कोशिकीय संयोजन। तो ये किसकी मदद से हो पा रहा है, कोशिका झिल्ली की मदद से। उसके बाद है
स्रवन, स्रवन मतलब स्रावित करना, जैसे हमारा लार और गिरता है ना, स्रावित होता है कोशिका झिल्ली से ही। और श्वसन, कोशिका झिल्ली से विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन हो सकता है। इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस क्या है? एक कोशिकीय जीव, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है ना, तो ये अमीबा का क्या है? कोशिका झिल्ली है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसके चारों ओर जो आवरण है इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसके चारों ओर जहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे भोजन है, तो ये क्या करता है? अपने कोशिका झिल्ली को बढ़ा करके भोजन को अपने अंदर ले लेता है। कोशिका झिल्ली को बढ़ा करके भोजन को अपने अंदर ले लेता है। तो इसी प्रक्रिया को इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अगला काम है अणुओं का परिवहन। अगला क्या काम है? अणुओं का परिवहन। तो कोशिका झिल्ली में क्या होगा? इसके अंदर ऑक्सीजन कैसे जाएगा? इसके अंदर पानी कैसे जाएगा? इससे बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगा? तो ये सब अणुओं का परिवहन। और इसमें सोडियम कैसे जाएगा? पोटेशियम कैसे जाएगा? तो ये सब अणुओं का परिवहन कैसे होता है? कोशिका झिल्ली इसमें मदद करता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे अणुओं का परिवहन कैसे होता है। आगे क्या देखेंगे? अणुओं का परिवहन कैसे होता है, ठीक है। अब जानेंगे कि अणुओं का परिवहन कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, जी ना, जो भी अणु है, अणु का परिवहन कैसे होता है? कोशिका झिल्ली से आर पार कोई भी अणु कैसे हो जाता है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगमय होता है, उसमें से कुछ कुछ चीज़ आने देता है, कुछ कुछ चीज़ आने नहीं देता है, और उसके लिए कुछ उसमें विशेष प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि ये कोशिका झिल्ली बताए थे, ठीक है ना। और इसमें कुछ कुछ क्या पाया जाता था? सतह पर प्रोटीन पाया जाता था, इसको क्या बोलते हैं? परिधीय प्रोटीन। और जो एकदम कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? अंगभूत प्रोटीन। इसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, इसे आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ पर देखना अणुओं का परिवहन होता कैसे है। तो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला है सक्रिय परिवहन और दूसरा है अक्रिय परिवहन। तो ये सक्रिय और अक्रिय प्रक्रिया क्या होता है समझिए। सक्रिय परिवहन मतलब वैसा परिवहन जिसमें मेरा ऊर्जा का खर्च हो रहा हो। वैसा परिवहन जिसमें किसका खर्च हो? ऊर्जा का खर्च हो, उसको क्या बोलेंगे? सक्रिय परिवहन। तो इस परिवहन में किसका खर्च होता है? ऊर्जा का खर्च होता है। ऊर्जा का खर्च होता है, ठीक है ना। जो भी परिवहन किए उसमें अगर ऊर्जा का खर्च हुआ तो उसे बोलेंगे सक्रिय परिवहन। और जिसमें ऊर्जा का खर्च नहीं होता है उसको बोलते हैं अक्रिय परिवहन, ठीक है ना। तो कोई भी मॉलिक्यूल इधर से इधर जाएगा, अगर इसमें ऊर्जा का खर्च हो रहा है तो इसको बोल देंगे सक्रिय परिवहन। अगर ऊर्जा का खर्च नहीं हो रहा, मंगनी में फ्री ऐसे ही हो जा रहा है, उसको बोलेंगे अक्रिय परिवहन। इसको एक और तरीके से समझिए। आप ऑटो से कहीं जाते हैं तो आपका भाड़ा लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। तो आप थे मिर्जागंज में या कहीं किसी और गांव में थे और कहीं और पहुंच गए, तो टेम्पो की वजह से पहुंचे, ऑटो की वजह से पहुंचे, तो वो क्या किया? आपसे कुछ भाड़ा लिया और आपको सक्रिय परिवहन कराया। कौन सा परिवहन? सक्रिय परिवहन। भाड़ा ले लिया ना, तो ऊर्जा का खर्च हुआ ना, पैसा का खर्च हुआ ना, इसी को बोलते हैं सक्रिय परिवहन। इसी तरह से इसमें अगर वो फ्री में पहुंचा दिया तो उसको क्या बोलेंगे? अक्रिय परिवहन। उसको क्या बोलेंगे? अक्रिय परिवहन। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा का खर्च नहीं हुआ, इसमें ऊर्जा का खर्च नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जिसमें ऊर्जा का खर्च होता है उसको सक्रिय परिवहन, और जिसमें ऊर्जा का खर्च नहीं होता उसको अक्रिय परिवहन। उसके बाद दो प्रक्रिया देखते हैं, ये प्रक्रिया द्वारा होता है। एक होता है विसरण, एक होता है प्रासरण। विसरण क्या होता है? कोई पदार्थ उच्च सांद्रता वाले भाग से निम्न सांद्रता की ओर आता है। कोई भी पदार्थ उच्च सांद्रता वाले भाग से निम्न सांद्रता वाले भाग की ओर गति करता है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं विसरण। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विसरण। विसरण होता क्या है? जैसे यहाँ पे हम सेंट मारे तो सेंट का अणु यहाँ पे ज़्यादा हो गया, और उधर अभी जेरिको ने है, ठीक है ना। तो क्या होता है? यहाँ से ज़्यादा से किधर जाता है? कम की ओर। तो कोई भी पदार्थ उच्च सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, इसी प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है। और एक वही होता है प्रासरण। एक और क्या होता है? प्रासरण। इसमें केवल जल का, किसके बारे में बात करेंगे? जल के बारे में। तो अगर जल उच्च सांद्रता वाले भाग से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है तो इसको बोलते हैं प्रासरण। इसको क्या बोलते हैं? प्रासरण, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या होगा। विसरण प्रक्रिया द्वारा इसमें मान लीजिए ऑक्सीजन आ जाएगा, इससे पार कर जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है।
इससे CO2 पार कर जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, और इसमें जल भी आ जाएगा, ठीक है, H2O भी आ जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन और CO2 आ रहा है, जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? विसरण द्वारा जा रहा है। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। अगर पानी उधर से आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? प्रासरण द्वारा आ रहा है। इधर उच्च सांद्रता है और इधर निम्न सांद्रता है। कैसे? इधर ऑक्सीजन है 100, ऑक्सीजन का कितना मोलिक्यूल है? 100। इधर है ऑक्सीजन का 10 मोलिक्यूल, ऑक्सीजन का कितना? 10। तो किधर से किधर आएगा? जिधर ज़्यादा है और जिधर कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर आएगा। तो इस प्रकार से कोशिका झिल्ली में अणुओं का परिवहन होता है। कुछ जो है विशेष प्रकार का अणु होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारा बहुत सारा आयन होता है जो कि विशेष प्रकार के होता है। तो ये डायरेक्ट विसरण और प्रासरण द्वारा नहीं आता। तो कैसे आता है? इसके लिए कोशिका झिल्ली में स्पेशल प्रोटीन लगे होते हैं और इन सबों को बोलते हैं, एक को बोलते हैं इसको प्रोटीन पंप बोलते हैं और इसको बोलते हैं प्रोटीन चैनल। इसको प्रोटीन पंप बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन चैनल, ठीक है। तो प्रोटीन पंप में भी क्या होगा? उच्च सांद्रता वाले भाग से निम्न सांद्रता की ओर आ जाएगा और इसमें ऊर्जा का खर्च नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सामान प्रोटीन चैनल की मदद से आएगा, कोई भी अणु प्रोटीन चैनल की मदद से आएगा, तो इसमें ऊर्जा का खर्च होता है। यानी कि ये तीनों प्रक्रिया में सक्रिय प्रक्रिया है। अगर प्रोटीन चैनल की मदद से कोई पदार्थ आ रहा है, जा रहा, कोई अणु आ रहा, जा रहा, तो इसमें कौन सी होगा? सक्रिय प्रक्रिया होगा। ये तीनों अक्रिय प्रक्रिया है, ये सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें अगर जो सोडियम इधर से इधर जाएगा तो इसमें ऊर्जा का खर्च होगा। लेकिन प्रोटीन पंप से सोडियम इधर से इधर आएगा तो ऊर्जा का खर्च नहीं होगा। ऑक्सीजन इधर से इधर आएगा तो ऊर्जा का खर्च नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इधर से इधर आएगा तो ऑक्सीजन का खर्च नहीं होगा, मतलब कि ऊर्जा का खर्च नहीं होगा। अगर जल इधर से इधर आएगा तो ऊर्जा का खर्च नहीं होगा। तो जिसमें ऊर्जा का खर्च नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? अक्रिय परिवहन। और जिसमें ऊर्जा का खर्च होता है उसको क्या बोलते हैं? सक्रिय परिवहन। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगला लेक्चर आएगा कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में? कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।